गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का न्यायपालिका के बारे में पढ़ाना है, इकाई 3 का। तो इस पार्ट में आज ये तुमको लास्ट है और पार्ट 2 है। आज सिंगल ही वीडियो जाएगा, फिर कल से डबल वीडियो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस न्यायपालिका के बारे में क्या है। तो ध्यान दो, पॉलिटिकल साइंस का न्यायपालिका है। आपको देखो, पक्का यहाँ पक्का होना चाहिए, प्रश्न में पक्का ऐसा लगता है, मैंने क्यों ऐसा लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण कदम थी। महत्वपूर्ण कदम थी, यहाँ पे थी होना चाहिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम किसी भी न्याय दिलाने के लिए, अगर सही, क्योंकि आजकल देखते हैं कि मनी इज पावर। जिसके पास पैसा है, तुम थाना में जाओ, कहीं जाओ, सबसे पहले पैसा चाहिए। बिना पैसा के जाएगा, तुम्हारा काम तो होगा लेकिन मन से वह नहीं कर सकता है। तो पैसा वाला बहुत कुछ कर सकता है। तो देखो, उसमें 1900 दशक के बारे में जनहित जारी में क्या हुआ था, उसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान देने की कोशिश करो। सन 1980 ईस्वी के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण कदम थी। लोगों को ज्यादा से पहुंचने, इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय से किसी भी व्यक्ति के संस्था को ऐसा लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय एवं तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, न्यायिक प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका में माना जाता है। सभी के लिए न्याय की उपलब्धि दर्शाते हुए कुछ मामले हैं। तो शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुओं, मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार से सजा काटने के बाद ही रिहा नहीं किया गया है। कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी भी व्यवस्था जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुआ था। जनहित याचिका में कुछ लोगों ने मिलकर याचिका दायर की कि यह काम होना चाहिए। वह काम अच्छा लगा, जिसे अभी जैसे MDM यानी मध्याह्न भोजन जो चल रहा है, ये जनहित याचिका का ही देन है। नेक्स्ट में देखो, दूसरा प्रश्न है। देखो, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर के नियम मुकदमों के लिए दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। तथा इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्द में लिखिए तथा इस बयान से जजों को क्या मतलब है। ध्यान दो, यह मुंबई महानगर ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर का निगम का मुकदमा है। उस फैसले में क्या फैसला दिया गया है उसके बारे में कुछ ध्यान दो कि कैसे कैसे फैसला दिया गया है। देखो, आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अर्थ है, जीने के लिए सभी लोगों को अपनी जीविका चलानी पड़ती है। सभी नागरिकों के जीवन का अधिकार है, अर्थात जीविका का सभी नागरिकों का अधिकार है। उजाड़ देने से उनके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह जीवन से भी वंचित हो जाते हैं। यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह जीवन के क्या है, उजाड़ देने के इंसाफ, आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार जीवन में भी वंचित हो जाते हैं। किसी के जीवन जीने के लिए अगर कहीं घर चाहे कुछ बना है, अगर उसे उजाड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसमें हानि होता है और उसका जीविका का साधन भी नष्ट हो जाता है। तो उसको सरकार मुआवजा देती है। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाई है। देखो, सबसे यहाँ समझ लो कि यह व्यवस्था लोकतंत्र है पैसे वाला का है। जिसके पास पैसा है उसी को इंसाफ मिलेगा। मान लीजिए कोई केस कचहरी जाता है, तुमको कोर्ट कचहरी इतना ना दौड़ाएगा, इतना ना परेशान करेगा, गरीब आदमी थक जाएगा। और थकने के बाद क्या करेगा, तुम छोड़ छाड़ देगा, क्योंकि खाने पर आफत हो जाएगा। तो इसलिए जो भी गरीब है, केस कचहरी तो खूब लोग झोंक से करता है, लेकिन जैसे वो साल 2 साल दौड़ाएगा, अब बताओ कि तुम काम धंधा छोड़कर हर चीज दौड़ेगा, जाएगा कहाँ? अब जिसका पैसा है तो वो तो काम कर रहा है, उसका बिजनेस से चल रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई तुमको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जाएगा तुमको जाने आने के लिए। एक तो काम काज करो, बनिहारी काज करो, और उससे काज करने के बाद जाओ, वहां पे जाओ तो वकील पैसा मांगेगा, अगर थाना में जाओ तो थानेदार पैसा मांगेगा। तो गरीब जो भी है, चाहे मिडिल क्लास के लोग जो कमा कर खाता है, उसके लिए केस कचहरी कुछ बहुत मायने, इसलिए उसका बड़े जो पैसे वाला है थोड़ा बात बर्दाश्त कर ही रहना है, नहीं तो उसका क्या होगा, तुम दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, न्यायालय के फैसला जल्दी सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, मर जाएगा। क्योंकि मनी इज पावर। जिसके पास पैसा है उसी का कोर्ट कचहरी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं है। समझ लो, इतना बात याद करके रखना जिंदगी में कि जिसके पास पैसा है उसी का कोर्ट कचहरी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोर्ट कचहरी नहीं है। क्योंकि दौड़ने में कमाएगा क्या, खाएगा क्या। चलो देखते हैं इसमें की कहानी क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। इंसाफ में देरी का कत्ल। जैसे एक छोटे के गांव रामू नाम का किसान आता। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर गेहूं तथा बाजरे की खेती करता था। वो अपने परिवार के लिए वर्ष भर की आवश्यकता के अनुसार गेहूं रखकर अतिरिक्त बाजार में बेच देता था। उसके पास 2 गाय, कुछ मुर्गियां भी थी। जीविका बसर करने के लिए अपनी गाय का दूध या मुर्गी के अंडे बेचा करता था। बड़ी मुश्किल से गुजारा बसर हो रहा था। 20 वर्ष पूर्व रामू ने गांव के साहूकार से कुछ धन उधार लिया था, लेकिन उसे चुका नहीं पाया। साहूकार के आदमी उसकी गाय और मुर्गियों को उठा ले गए। रामू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। उसके पास के पुलिस थाने में रपट लिखवा दी। रामू को शिकायत वापस लेने तथा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए साहूकार ने अपने आदमियों से कहकर रामू के खेतों में आग लगवा दी। उसकी तैयार फसल जलकर खत्म हो गई। रामू अन्याय सहकर चुप बैठने को तैयार नहीं था। उसे दबाने के लिए साहूकार ने अपने लठैत भेजकर उसे खेतों का कब्जा कर लिया। रामू ने अन्याय का विरोध करने का निर्णय कर लिया। उसे निचली अदालत में मामला दर्ज करवा दिया। यह मामला कई साल तक चलता रहा। रामू का इस मुकदमे पर इतना धन व्यय हो रहा था कि उसे अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा। मामला इतना लंबा चला कि रामू की मृत्यु हो गई। उसके बाद भूख और लाचारी से तंग आकर उसकी पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली। रामू के परिवार में केवल उसका बेटा ही बचा था। उसे मुकदमा को आगे बढ़ाने के नीचे किया। 2 माह पहले एक दिन अदालत से लौटते समय रामू के बेटे की कार दुर्घटना हो गई, जिससे उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। कुछ दिन पश्चात मुकदमे का फैसला सुनाया गया। रामू का बेटा मुकदमा जीत गया। उसने अपने पिता को खेत या गाय मुर्गी तक इतने वर्षों का मुआवजा मिली। 20 वर्षों के बाद यह कैसी जीत थी। रामू का जीवन संघर्ष में बीत गया। रामू की पत्नी और बेटी भी इसे जीवन हाथ धोना पड़ा। इकलौता जीवित देखती भी अपाहिज हो गया। खेत तब मिला जब उसे कोई संभालने वाला न बचा। जब रामू जवान और स्वस्थ था, उस समय वह मुकदमा हार जाता था तो वह कहीं नौकरी कर अपना तथा अपने परिवार का पेट पालता था। इस प्रकार देरी से मिले इंसाफ से
अच्छा होता, यही इंसाफ न किया जाता। इसलिए यही सच है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल करना। इंसाफ का क्या करना? कत्ल करना। यानी तुमको मिलेगा मिलेगा, तब तक क्या होगा देखो कहानी कैसे दिया हुआ, अंदाजा कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्द लाने में प्रत्येक शब्द में से वाक्य देखो, बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखल करना, उल्लंघन। देखो इस शब्द का अर्थ बता देते हैं, ध्यान दो कि बरी करना यानी कि कोई केस कचहरी में होता है कि उसको छूट दे कि तुमको बरी किया जाता है, जाओ तुम स्वतंत्र है। अपील करना नहीं, अपील न्यायालय में अपील की जाती है कि नहीं आदमी हमारे लिए गलत है। उसका मुआवजा कि अगर मान ली कि 10 साल 20 साल जैसे रामू का अभी मुआवजा मिला, उसको मुआवजा। बेदखली यानी कि उसको हित को यानी उसके सामान से बेदखल कर देना। उल्लंघन किसी कानून का उल्लंघन करना। और देखो किताब में कैसे कैसे दे रहा है, ध्यान दो। बरी करना, अदालत ने पुलिस अधिकारी के एक व्यक्ति को जबरन रोकने के इल्जाम से बरी कर दिया। पुलिस अधिकारी ने एक शराबी को देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण रोक कर रखा था, बरी कर दिया। अपील करना, कर्जकर्ताओं का संगठन निचली अदालत के फैसले के लिए विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। मुआवजा, रमेश को उसके मुकदमे को वापस लेने के लिए आरोपियों ने अदालत के बाहर फैसले के रूप में 4 लाख का मुआवजा दिया, ठीक। और बेदखली, चाल में रहने वाले को विरुद्ध बेदखली का निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। उल्लंघन, स्थानीय गुंडों का घर में घुस आना कानून का उल्लंघन है। और लास्ट कुछ 9वां प्रश्न है, ध्यान से सुनो। इस लंबा प्रश्न है, हम पढ़ देते हैं 9 प्रश्न और ध्यान से सुनो। लंबा प्रश्न क्या, कुछ चित्र पर दिया हुआ है, किताब में अपना पेज निकाल कर चित्र देख लो। कह रहा है यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकारों को बारे में यानी सरकार के दायित्वों को सूची बनाई है। और इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्त पृष्ठ 61 पर भोजन में पृष्ठ संख्या 61 पर दिए भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र का निबंध लिखिए कि भोजन, देखो उत्तर है, भोजन के अधिकार है तो सरकार का उत्तरदायित्व, सभी को भोजन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व, सरकार को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार को सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से यानी सस्ती दरों पर खाद्य उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार को स्कूल बच्चों को दोपहर का भोजन देना चाहिए। पोस्टर में दिए वक्त भूख पेट में भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो यह भूख पेट में भरे गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब यह समझो कि आजकल सरकार यानी सरकार के द्वारा फ्री राशन जो गरीबों को बहुत लाभदायक है, गरीबों क्या है बहुत ही लाभप्रद है। तो गरीब देखो कि कितना भला हो रहा है और कितना उसको फायदा हो रहा है, समझ में आ गया। तो गरीब का कितना अच्छे से अच्छे फायदा हो रहा है, ध्यान दो। तो अब यह ध्यान देने की बात है गरीबों को कैसे कैसे फायदा होने की बात हो रहा है। तो फ्री राशन मिल रहा है, तो इस प्रकार भूखे से लोग को यानी सरकार ने मरने नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो देखो अतिरिक्त कुछ प्रश्न है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि वो किसी पक्ष में या किसी पक्ष में न्याय नहीं दे। नहीं तो क्या हो जाएगा, न्याय अगर वो पक्ष विपक्ष करने लगा तो क्या हो सकता है कि किसी के पक्ष में मान लीजिए कि पैसा के बल पर बह जाता है। हर चीज पैसा, इज मनी इज पावर, पैसा है तो उसके पास उसी पे पक्ष में चला जाएगा, तुम सोचते रह जाएगा, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। तो इसलिए स्वतंत्र होना न्यायपालिका का जरूरी है। तो बहुत कम ही मौका ऐसे के देखने को मिलता है, यह भी भारत में। समझ में आ गया? तो देखते हैं बुक में कैसे दे रहा है, ध्यान दो। देखो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ने एक व्यवस्था जिससे शिष्टाचार, न्यायपालिका राजनीतिक दबाव, न्यायपालिका का जवाब देवा मुक्ति, अदालतों विधायक कार्यपालिका का अधीन नहीं होना, नहीं उसके लिए कार्य करती है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सरकार की अन्य शाखाओं से दखल से मुक्ति, एक न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात उसे हटाना मुश्किल होता है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह संगठन के कुछ है
कि विधायिका या कार्यपालिका किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? अदालतों की संरचना जैसे 4 प्रकार, जैसे अनुमंडल स्तर पर, लोअर जिला स्तर पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, भले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह न्यायालय की संरचना है। देखते हैं किस तरह। ठीक है, उसी तरह है, ध्यान सुनो कि हमारे देश में अलग अलग 3 तरह के स्थल अदालत। निचली तो बहुत सारे अदालतें, सबसे ऊपर वाला केवल एक अदालत है, निचली अदालत। जिस अदालत में सबसे पहले ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे निचली या अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यह अदालतें आमतौर पर जिले के, तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होता है। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय, जिला के बाद कहा जाता है लोग हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। राज्य में उच्च न्यायालय होता है, यह राज्यों द्वारा सबसे ऊंची, मैंने राज्य का सबसे ऊंची अदालत है। वहाँ से लोग सबसे ज़्यादा जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को यानी मान्य होते हैं, यानी कि उसके जो भी अगर देता है फैसला उस सारे अदालतों को मानना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, इतना ही रहा आज। थैंक यू। आगे फिर नेक्स्ट डे।